पता नहीं भारती जी, इस वर्दी में कुछ जादू है। तो कौन कहता है कि ये जॉब महिलाओं के लिए नहीं बनी। 20 घंटे घूंघट में रहती थी और अब एकदम से मतलब इस चीज़ में आए। काम तो जो पुरुष है उसको भी अगर ज्ञान नहीं है तो वो फेल है। मुथूट फाइनेंस के अंदर तो उसमें भी हम लोगों ने सेम डे ही पूरी 100% रिकवरी की थी। ये अलग सा ओरा मेरे चारों तरफ बन गया था, जिसमें से किसी चीज़ को, किसी कष्ट को या किसी संघर्ष को तो आनी ही नहीं थी। 3 साल की बच्ची थी जिसके साथ पोक्सो का क्राइम हुआ था, तो उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी एफर्ट किए और वो राजस्थान का फर्स्ट केस था जिसके अंदर हमने 9 दिनों के अंदर चालान पेश किया और 28 दिन के अंदर उसको कोर्ट ने भी फास्ट ट्रायल करके और फांसी की सज़ा दी हमने उसको। हाँ, हॉबीज जैसे मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ है। मैं हर तरह की आर्ट और क्राफ्ट बनाती हूँ, जैसे रेजिन आर्ट भी करती हूँ, लिपन आर्ट भी करती हूँ, बॉटल आर्ट करती हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ। हाँ, अंदर से आपका दिल एक कला। हाँ, वो शुरू से ही मुझे पसंद था, जैसे इंटीरियर। नमस्कार, मैं भारती खंडेलवाल प्रखंड अमरीत से, और आज हम फिर हाजिर हैं एक और नई लेडी ऑफिसर के साथ। और विमेन ब्यूरोक्रेसी की आज इस कड़ी में हमारे साथ हैं ममता सारस्वत मैम। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका प्रखंड अवनीत में। थैंक यू। और इंटरव्यू देने के लिए भी थैंक यू मैम। ममता मैम 2012 बैच की आरपीएस ऑफिसर हैं और अपनी पोस्टिंग के दौरान मैम झुंझुनू और चूरू जिले की सीओ सिटी रहीं। इस दौरान मैम ने अनेक चैलेंजिंग का सामना किया और अनेक खुखार अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। तो सीधे मैम से बात करते हैं मैम आपकी जर्नी के बारे में कि मैम कहाँ से आपका ये सफ़र शुरू हुआ, कहाँ मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, जैसे हम लोग ग्रामीण परिवेश के हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लाइफ कोई प्लान्ड नहीं होती। पहले से कुछ ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मैंने ये सपना देखा या वो सपना देखा, पर ये था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, चाहे किसी भी चीज़ में। अगर मैंने घर भी संभाला तो मुझे ये होता था कि बिल्कुल परफेक्शन से उसको संभालना है। और वैसे ही इसमें जब ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना है या पढ़ाई आगे करनी है, क्योंकि शादी के 8 साल बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, तो जिसमें मेरे ससुराल वालों का, मेरे मम्मी पापा का, सबका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहा। तब फिर यही सोचा कि जब शुरू की है तो रेस के उस मुकाम तक पहुंचूंगी जहां मैं अपने आप को जीता हुआ मानूं। तो शादी के 8 साल बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। ग्रेजुएशन ही की हुई थी जब मेरी शादी हुई। फिर उसके बाद मैंने पीजी की, बीएड की। फिर बीएड के दौरान ही जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने कहा कि तुम अच्छी हो पढ़ाई में तो तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। उसके बाद मैंने आरएस की तैयारी शुरू की। तो उससे पहले साथ साथ क्योंकि बीएड की हुई थी तो टीचिंग लाइन में भी मैं अपना प्रयास कर रही थी, तो वो भी एग्ज़ाम्स दिए, तो धीरे धीरे सिलेक्शन होने लगे। फिर आरएस में भी जैसे मेरा पहले प्रोजेक्ट ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ, महिला एवं बाल विकास में परियोजना अधिकारी के रूप में, जिसे सीडीपीओ कहते हैं, वो भी आरएस के अंदर ही एक अलाइड पोस्ट थी। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, ये मंजिल तो नहीं है, थोड़ी और तैयारी करनी है। उसके बाद फिर से तैयारी शुरू की, तो 2012 का हमारा जो रिक्रूटमेंट था उसमें मेरा आरपीएस में सिलेक्शन हो गया। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग भी नो डाउट टफ ही थी और मेरे लिए तो ऐसे लग रहा था क्योंकि उस एकदम से एक, और जो चीज़ें कभी कल्पना नहीं की थी लाइफ में, लाइक शूटिंग या घुड़सवारी, स्विमिंग, ये सब चीज़ें सोची भी नहीं थी। ट्रेनिंग होती है ये? हाँ, मतलब हाँ, 1-1.5 साल जैसे कुछ फील्ड का भी पार्ट होता है जहाँ में हम प्रोबेशन में फील्ड ट्रेनिंग करते हैं, एसएचओ भी रहते हैं, सीओशिप भी करते हैं, तो वो सारा मिला के 1.5 साल का हमारा पीरियड रहा। तो उस जर्नी को भी मैंने डरते डरते उसके अंदर उतरी, पर बहुत इंजॉय किया। टफ होती है ट्रेनिंग। हाँ, मुझे लगा कि जैसे लोग कहते हैं पुलिस महिलाओं के लिए नहीं बनी, मैं कह रही हूँ महिला के लिए ही बनी है। सबसे अच्छी जॉब ही यही है एक महिला के लिए। पुलिस की वर्दी पहनने के बाद जितना आप सेफ और कॉन्फिडेंट फील करते हो। उसके बाद जैसे मैंने हनुमानगढ़ में अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा किया, उस दौरान भी काफ़ी अच्छा रहा मेरी जर्नी। फिर उसके बाद मैं झुंझुनू आ गई, झुंझुनू में सीओ सिटी रही। फिर उसके बाद मैं यहाँ जयपुर नॉर्थ के अंदर क्राइम अगेंस्ट वीमेन के अंदर थी। फिर उसके बाद चूरू सीओ सिटी रही। फिर मैं जयपुर आई क्राइम ब्रांच के अंदर। फिर मेरा प्रमोशन हो गया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में, और अब मैं राजस्थान पुलिस अकेडमी में हूँ और स्पेशल इन हाउस कोर्सेज देखती हूँ। मैम आप झुंझुनू के सीओ सिटी रहे थे। हाँ। ये काफ़ी संवेदनशील इलाका है, यहाँ किन चुनौतियों का सामना करना, यहाँ क्या खास केसेस रहे हैं? खास जैसे नो डाउट जैसे बॉर्डर लगता है, हरियाणा बॉर्डर है, तो उस वजह से कुछ चैलेंजेस अलग से रहते हैं वहाँ पर। और कुछ ऐसे क्राइम है जो जैसे, हाँ, जैसे शुरू की वो फर्स्ट पोस्टिंग थी मेरी एज ए सीओ, तो मतलब चीज़ों को समझना, इस डिपार्टमेंट को समझना, क्राइम प्रोफाइल को समझना,
अपने आप में एक अलग सा चैलेंज था। फिर हरियाणा बॉर्डर भी लगता था झुंझुनू में। हाँ, तो जो अंतर्राज्यीय मतलब बॉर्डर लगने के वजह से भी कुछ क्राइम्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ के लोग वहाँ फरारी काटने चले जाते हैं क्राइम करने के बाद, वहाँ के लोग उधर क्राइम करने के बाद इस साइड आ जाते हैं राजस्थान में, तो वो एक अलग चैलेंज थे। फिर जैसा कि आपको पता है कि एक कॉमन सा फिनोमिना हर जगह ही चल रहा है कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन तो बढ़ ही रहा है, तो वहाँ भी ऐसे थे। तो जैसे मुझे हमेशा याद रहता है, मेरा फर्स्ट जो केस था मेरी पोस्टिंग के 2 दिन बाद का ही था, केस ऑफिसर स्कीम के अंदर लेकर फॉलो किया। हालांकि उसके बाद तो अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें मतलब चालान तेज गति से पेश किया गया या ट्रायल भी हुए, पर वो फर्स्ट केस था हमारा। और उसके बाद जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ये सब चीज़ें तो होती हैं। कुछ चुनाव भी हुए थे उस दौरान, हाँ कुछ उपचुनाव भी हुए। तो बीइंग ए लेडी ऑफिसर मतलब मेरे लिए एक अलग सा एक्सपोजर था वो। हाँ, फिर झुंझुनू के बाद फिर मैं आई जयपुर नॉर्थ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट थी क्राइम अगेंस्ट वुमेन की। तो वो हमारा मतलब पहली ही मैं ऑफिसर थी जिसने यहाँ पर ज्वाइन किया था, क्योंकि जो थानागाजी प्रकरण हुआ था, बलात्कार प्रकरण हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की थी इस यूनिट की। तो फिर इस यूनिट के अंदर मैं पहली ऑफिसर थी। फिर मीनवाइल कोविड का दौर भी आया, जिसके अंदर भी हमने क्राइम का एक नया रूप देखा, क्योंकि रिश्तों में बहुत ज़्यादा क्राइम होने लगे, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होने लगी, रेप केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और साथ साथ कोविड की ड्यूटी भी थी। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, और मैंने एकदम महिलाओं के साथ जो क्राइम हो रहे हैं उनको विशेष रूप से देखा। फिर उसके बाद मैं चूरू सीओ सिटी रही। चूरू में भी एक अलग टाइप का क्राइम का जो प्रोफाइल है वो है, वहाँ भी हरियाणा का लगता है। और आपको जैसे पता ही है कि बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो चूरू से रिलेटेड हैं, या जो हरियाणा के जो हैं वो यहाँ के, वो सेम पैटर्न यहाँ भी चल रहा था कि फरारी ऑलमोस्ट वो इधर काटते हैं हरियाणा में क्राइम करने के बाद, या इधर क्राइम करने के बाद हरियाणा में। फिर उस वक्त हमारे टाइम में एक बड़ी गोल्ड लूट भी हुई थी, अचीवमेंट था कि नहीं तो शायद पुलिस में लोगों का विश्वास कायम रहे। हाँ बिल्कुल, हाँ। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे मेरा शेखावाटी में जो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पहले भी शेखावाटी में थी, फिर उसके बाद चूरू में, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिला सभी से, क्योंकि वहाँ भी मैं अकेली महिला ऑफिसर थी, झुंझुनू में भी, चूरू में भी मैं अकेली महिला ऑफिसर थी। हाँ, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मतलब मेरे पास इतनी अच्छी यादें हैं शेखावाटी की, क्योंकि उससे पहले तो मैंने कभी शेखावाटी देखा ही नहीं था। तो सबसे खूब सपोर्ट मिला। और बीइंग ए सिंगल ऑफिसर मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी ज़्यादा थी, बच्चों के लिए भी ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, बट फिर भी मैंने बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा। तो मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपनी जॉब और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे से बैलेंस बना के रखा। आपने भी यादों के बारे में जिक्र किया, कैसी यादें हैं चूरू की और झुंझुनू की? मतलब आपको लगा नहीं कि आप नहीं, बिल्कुल मुझे तो झुंझुनू उसको ऑपरेट नहीं करेंगे? नहीं, मतलब जैसे झुंझुनू मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, झुंझुनू तो मेरे लिए अभी मेरा सेकंड होम जैसा हो गया है। मतलब इतना प्यार लोगों से मुझे मिला, इतना ज़्यादा प्यार कि अभी तक हमारा पूरा आना जाना, मतलब इवन हर टाइम मुझे याद करते रहते हैं और आते हैं। मेरा प्रमोशन होने के बाद भी उन्होंने वहाँ मेरा इतना बड़ा सम्मान समारोह किया। और जब तक चूरू गई तब तक और निखार आ गया था, क्योंकि झुंझुनू फर्स्ट पोस्टिंग थी और चूरू में क्राइम रेट भी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट वहाँ पर भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जब आप अपराधियों का सामना करते हैं तो कभी थोड़ा सा ऐसा आपको लगता है कि जान खतरा है, या फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि नहीं, और यार पता नहीं हमको तो पकड़ना है इतना कॉन्फिडेंस। कई बार ऐसा होता था, जैसे एक बार हम रात को ऐसे खड़े थे, कहीं कोई घटना हो गई थी, रात शायद 12-1-1:30 बजे होंगे, तो मैं सिर्फ अकेली थी, बाकी सारे मेल थे, चाहे ऑफिसर्स थे चाहे सिविलियन थे। लेडी ऑफिसर मैं अकेली थी, मतलब महिला, चाहे ऑफिसर मानो या सिविलियन में मानो। मुझे अचानक से ख्याल आया, एक आम लड़की तो शायद 1 बजे सड़क पे नहीं खड़ी हो सकती थी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने तो करण के कवच कुंडल होते थे ना, वैसे लग रहा था। तो ये इस वर्दी में ही कुछ ऐसा है कि अपने आप में हौसला आ जाता है और हर डर निकल जाता है। फिर आप जयपुर में भी, अगर आपने जयपुर में महिला अत्याचार निवारण में मतलब जब भी आपको स्पेशली जब महिलाओं के केस मिले तो आप ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती हैं, ऐसा है? वो सरकार की भी ऐसी मंशा रहती है, डिपार्टमेंट को भी लगता है कि एक महिला को ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है, और जैसे वो है कि एक संवेदनाएं आपस में हम ज़्यादा अच्छे से शेयर भी कर पाते हैं, कंफर्टेबल हो जाती है। जैसे मेरे पास कोई लेडी आएगी जो पीड़ित है, विक्टिम है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबली बता सकेंगी चीज़ें, तो
तो मैम महिलाओं के खिलाफ कौन से अत्याचार बहुत ज़्यादा होता है, कौन से केसेस आपके पास ज़्यादा आते थे, क्योंकि आप तो मेन तो 1 to 1 बात करते हाँ, होंगे। जैसे मेन तो डोमेस्टिक वायलेंस का है, और फिर पॉक्सो के हैं, रेप केसेस हैं, और डॉवरी केसेस हैं। तो आपकी हमेशा पूरी कोशिश रहती है कि महिलाओं को न्याय मिले। बिल्कुल, क्योंकि जो भी लॉ बनता है या एक्ट बनता है, उसका अल्टीमेटली उसकी इच्छा यही होती है कि जो पीड़ित है उस तक वो पहुँचे वो महिलाएं खुद भी चीज़ें। बहुत संवेदनशील और हाँ भावनात्मक होती है, हाँ, तो वो तो कई है। बार आप केस से भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो शायद ऐसे कहा जाता है ना कि एक महिला को ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है, क्योंकि हम हर उस चीज़ से निकली हुई होती हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत हर कोई निकलता है उस चीज़ से। एक तो हर कोई आपको सपोर्ट करता है। जैसे मैंने जब तैयारी शुरू की, मेरे हस्बैंड ने मोटिवेट किया, मेरे फादर ने मोटिवेट किया, और उनको लगा कि ये बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है, तो उन्होंने, तो अगर आप ईमानदार कोशिश कर रहे हो ना, तो हर कोई आपका साथ देगा। तो आप ये एक्सक्यूज़ तो बनाओ ही मत कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, मिलेगा, 100% मिलेगा। कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है, पर आज के ज़माने में तो हर इंसान ये चाहता है कि उसकी बेटी, उसकी वाइफ आगे बढ़े। मैम, आप मारवाड़ी परिवेश से आती हैं, आप सीधे घूंघट से निकल के पुलिस की भर्ती में आई हैं। हाँ, ये तो बड़ा मतलब मेरे लिए ऐसे था, क्योंकि जब मेरा रिजल्ट भी आया ना, तो मैं रोल नंबर यूं और यूं दोनों तरफ से देख रही थी कि मैं, क्योंकि पुलिस के अंदर जब सिलेक्शन हुआ तो थोड़ी बहुत तो घबराहट थी ही, लेकिन वहाँ भी फैमिली ने पूरी फ्रीडम दी कि तेरा मन है तो ज्वाइन कर, नहीं मन है तो मत ज्वाइन कर, पर तेरे को एक नई दुनिया मिलेगी। और सच में उनकी बात बिल्कुल सही थी, मुझे एक नया एक्सपोजर मिला। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैं कैसे, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। जी। अच्छा, आप पढ़ाई के दौरान अपने परिवार को छोड़कर आप अपने बच्चों के साथ अलग भी रही, साल 1.5 साल तक के लिए, तो वो भी एक चुनौती थी आपके लिए? हाँ बिल्कुल, पर वो तैयारी का नशा एक ऐसा नशा होता है कि शायद सब कुछ, वो मैंने कहा ना कि आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपको और सब कुछ आप एक तरह से भूल ही जाते हो। हालांकि जिम्मेदारियां तो खैर बीइंग ए लेडी आपको निभानी पड़ती है, पर हर तरफ से इतना सपोर्ट मिला। किसी फंक्शन में नहीं जा पा रही हूँ तो कोई ऐसे नहीं कि मुझे किसी ने कुछ कहा हो, हर कोई समझ रहा था उस चीज़ के, मतलब वो कहते हैं ना कि कायनात का हर जर्रा जर्रा मेरी सफलता में मेरे साथ था। मतलब किसी की भी अहमियत कम नहीं बता सकती मैं, इवन मेरे बच्चों की भी जी, उन्होंने भी इतना सपोर्ट किया, मतलब इतने फिर भी इतने अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये बड़ी बात है, आज भी इतनी अंडरस्टैंडिंग है मेरे बच्चे में। हाँ, आपको थोड़ा बचपन की ओर लेके जाते हैं, कैसा रहा आपका बचपन? हम लोग तो बिल्कुल गांव से थे जी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे ऐसे लगता है हमारा जो नियरेस्ट जो बड़ी सिटी थी वो बीकानेर था, तो बहुत सारी चीज़ें तो हमें डिपेंड होना पड़ता था कि जब बीकानेर जाएंगे तो ये शायद चीज़ आएगी, तो वो एकदम ऐसे उस चीज़ से हम निकले थे। पर पढ़ाई में शुरू से ही शौक़ था, और पापा का भी मतलब ऐसे मन था, तो पढ़ने के लिए कभी नहीं रोका, इसलिए फिर मुझे हॉस्टल भी भेजा। अच्छा, मैं, हाँ, 12th के बाद मैं गंगानगर हॉस्टल चली गई थी, तो वो भी हमारे परिवार की, मैं पहले हाँ हॉस्टल में रही थी। फिर उसके बाद मैंने आगे पढ़ाई की, तो आगे भी खैर सपोर्ट इतना ज़्यादा मिला, और मेरी खुद की रुचि थी, तो मैं गोल्ड मेडल भी जीते मैंने। तो अच्छा, ओवरऑल अच्छा बचपन तो सबको खैर बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन की यादें तो याद ही हाँ, रहती हैं। बचपन की यादें हैं। अच्छा, आप चूँकि साइंस बैकग्राउंड से थे और फिर उसके बाद आर्ट्स बैकग्राउंड में आए, तो ये भी आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा होगा? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि साइंस पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं आदत पड़ जाती है कि हम बहुत चीज़ों को डीपली पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे मैं उसमें भी आई, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी फिर मुझे गोल्ड मेडल मिला। अच्छा, मैं तैयारी करते करते मैंने सोचा कि जब मैं तैयारी कर रही हूँ तो मैं एमए भी करूँ पॉलिटिकल साइंस से, एक सब्जेक्ट मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो उसमें भी फिर मैंने इतना अच्छे से किया, मतलब क्योंकि आदत पड़ चुकी थी पढ़ने की साइंस के अंदर, तो फिर उसमें भी गोल्ड मेडल मिला मेरे को। तो ऐसी कोई सच प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाइडेंस भी अच्छी थी। हमारे यहाँ भाटिया आश्रम सूरतगढ़ के हैं, तो मेरे गुरु हैं श्री प्रवीण जी भाटिया, तो वहाँ मैंने तैयारी की, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें आई नहीं, मतलब जी। और थोड़ा बताएं। का मुझे बहुत शौक़ है, तो ये चीज़ तो मैं शुरू से ही करती थी, बचपन से ही शौक़ था इसका। अच्छा, अब चूँकि आप सिंगल हैं, तो कैसे अपने परिवार और अपने कार्य क्षेत्र में बैलेंस बिठा के रखते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ कि एक महिला बाय बर्थ एक गुड मैनेजर होती है ना, तो मैनेज करना तो अपनी आदत में होता है, तो इसलिए मतलब जैसे हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम एक महिला ज़्यादा अच्छे से कर पाती है, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट का गुण बहुत होता है, तो मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। इवन मैंने आपको बताया मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ है, तो मैं रात को 12 बजे भी फ्री होंगी तो एक आधी चीज़ बना के, अच्छा, हाँ, बना के सोती हूँ, है ना। अच्छा। तो वो चीज़ें अपने आप आपके अंदर एक क्वालिटी है, तभी तो महिला पुरुषों से श्रेष्ठ मानी गई है। और आप पूछो। आपको अवार्ड वगैरह मिला है?
अवार्ड तो ऐसे अप्रिसिएशन या जहाँ जाते हैं वहाँ तो मिलते ही हैं। जैसे जैसे आप लोग ऑर्गेनाइज करवाते हो तो वो हर जगह ही हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, महिला दिवस पर भी मिलते हैं, सब जगह होता है वो मैम तो। एक सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है कि पुलिस की सर्विसेज में महिला पुरुष के बीच भेदभाव होता है? ये तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल, नहीं मैं ये नहीं मानती, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी की जगह मैं जेंडर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करूँगी, तो मुझे तो सेम ही अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ भी गई। जैसे मैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीओ सिटी रही, हेडक्वार्टर का तो जो पोस्टिंग होती है वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होती है, क्योंकि आप बहुत सारे वीआईपी मूवमेंट को डील करते हो, लॉ एंड ऑर्डर भी आपको ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस वहाँ होता है। सबऑर्डिनेट्स की बात नहीं मानते क्योंकि आप वुमेन हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके पास नॉलेज है, जैसे मुझे पता है कि मुझे आईपीसी क्या, सीआरपीसी क्या पावर दे रही है, आईपीसी मुझे क्या काम करने के लिए कह रही है, लॉ को मैं पढ़ती रहती हूँ। जब आप चीज़ों को पढ़ते रहते हो, सीखते रहते हो, आपके पास नॉलेज है, तो आप हर चीज़ आपकी फॉलो की जाती है। तो आप अपनी पावर तभी एक्सेस कर पाते हो जब आपके पास नॉलेज हो, और महिला को अगर ज्ञान है तो वो राज करेगी। कितने सारे बड़े बड़े पदों पर इसीलिए तो महिलाएं बैठी हैं। इंदिरा गांधी को इसीलिए आज तक याद करते ही हैं। आप अपने हेल्थ का ध्यान कैसे रखती हैं? हेल्थ तो एक्चुअली क्या, ये जॉब ही ऐसी है जहाँ आपको हमेशा एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपको हेल्दी रहना है, वर्दी के अंदर आपको फिट रहना है। मेरा वेट बहुत था, जब मैं ट्रेनिंग में आई तो मैं 90 केजी के पास थी। ओह अच्छा। फिर उसके बाद मैंने 68 तक किया था। ट्रेनिंग में किया था। फिर 90 में तो हाँ, काफ़ी बहुत मोटी थी मैं। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर अब जैसे फील्ड में आई, हालांकि उतनी टफ एक्सरसाइज छूट जाती है, थोड़ा खाने पीने का भी टाइम शेड्यूल उतना नहीं रहता, तो थोड़ा बढ़ गया। पर फिर भी यहाँ पर जब आपकी यूनिफॉर्म, मैंने कहा ना इसमें कुछ जादू ही है, ये यूनिफॉर्म अपने आप आपको सिखाती है कि आपको थोड़ा अच्छा दिखना है, आपको फिट रहना है, क्योंकि आपको लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करनी है। कई बार 24-24 घंटे भी आपको कहीं खड़ा रहना पड़ता है, तो फिर अपने आप फिटनेस की तरफ चला जाता है। और अब तो एकेडमी में है, तो यहाँ तो माहौल ही वही है कि हर वक्त फिटनेस की, नॉलेज की, पढ़ाई की, कानून की बातें होती हैं। तो अपने खाली समय में आप क्या करती हैं? खाली समय जैसे मुझे बुक रीडिंग का भी बहुत शौक़ है, और हमारे यहाँ बहुत रिच लाइब्रेरी है, तो मेरी टेबल पे आपको 2-3 किताबें तो हमेशा मिलेगी। इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, मतलब राजस्थान पुलिस एकेडमी की। तो किताबें पढ़ने का शौक़ है, आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ है, प्लांट्स जैसे लगाती हूँ मैं, फिल्म्स देखती हूँ मैं बहुत सारी, जैसे पैरेलल फिल्म सिनेमा भी अच्छा लगता है। मेरा बेटा है, जैसे वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज रिकमेंड करता है, तो देखती हूँ। आखिरी में एक सवाल है मेरा, महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं को मैं हमेशा यही कहूँगी कि हमें किसी से ये जगह क्यों मांगनी पड़ती है कि हमारे साथ बराबरी का वो करो। कोई प्रतिस्पर्धा तो है ही नहीं पुरुष और महिला के अंदर। हमें हमारी जगह चाहिए, जो आप अपनी नॉलेज से, अपने एफर्ट से, अपनी प्रेजेंटेशन से, अपनी डेडिकेशन से प्राप्त कर सकती हो। कोई आपको नहीं रोकेगा। कहते हैं जिसे शिद्दत से चाहो तो उसको पूरा करने में पूरी कायनात आपका साथ देती है, और इसी का साक्षात उदाहरण है ममता मैम। ममता मैम की बोल्ड पर्सनालिटी और उनके उच्च विचार महिलाओं के लिए प्रेरणा है। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक और नई पुलिस अधिकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू। नमस्कार।